Hi everyone. So as we discussed in the previous video, we'll have the section on tribunals here. So as I've told you in your book Lakshmikant, the chapter is 35. मैंने आपको दिखाया भी था पिछले क्लास में. ठीक है, ट्राइब्यूनल्स पर हमारा एक सेक्शन है, तो उसको देखते हैं. छोटा सा वीडियो रहेगा क्योंकि छोटा सा ही सेगमेंट है, बहुत परेशान नहीं होना. उससे जुडिशरी की काफ़ी चीज़ें हम समझ जाएंगे. तो सबसे पहले तो डेफिनेटली क्वेश्चन जो आता है वो यही है कि ट्राइब्यूनल्स होते क्या हैं. ठीक है, इन शॉर्ट अगर आपको समझना है तो यू विल से कि दीज आर द सेमी और द क्वाजी जुडिशियल, या सेमी तो नहीं वर्ड उतना अच्छा लगता है, क्वाजी बोल सकते हैं, और द मीनिंग इज सेम, विच मीन्स दे आर नॉट प्रॉपर कोर्ट्स बट दे काइंड ऑफ डू द वर्क्स रिलेटेड टू जस्टिस. ठीक है, अच्छा, there was no provision related to tribunals in the original constitution, which means later it was inserted. So by 42nd Amendment Act 1976, a new part got added in the constitution, which was part 14A, which is titled as tribunals, and it has two articles only. One is 323A and 323B. 323A article deals with the administrative tribunals, अभी देखेंगे क्या होते हैं, and 323B deals with the tribunals for the other matters. If we see the Constitution of India, so you'll notice here, ठीक है, ये देखिए, this has been inserted by 42nd Amendment Act and this is part 14A. So we have 323A and 323B. इतने पे कहानी ख़त्म है क्योंकि फिर वो इलेक्शंस का अगला पार्ट है, यही दो है. ठीक है, तो अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स क्या हैं. आई हैव डन दैट एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन का थिंग हियर इन समरी. ठीक है, नोट्स में, तो यहाँ से समझते हैं. आर्टिकल 323 क्या कहता है, दैट पार्लियामेंट, तो सबसे पहले हु हैज़ द अथॉरिटी टू स्टैब्लिश द ट्राइब्यूनल्स, द पार्लियामेंट. Parliament can establish the administrative tribunals for adjudication of disputes relating to recruitment or conditions of service of persons appointed to public services of center, state, local body, public corporation, other public authority. Wait, do not worry, we'll break it. क्या है, कोई भी वैसा इंसान who is recruited or any kind of service conditions related to that person's job in the public services. सरकारी ऑफिसर्स की बात हो रही है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो, स्टेट हो, लोकल लेवल पे हो, कोई पब्लिक अथॉरिटी हो, कोई पब्लिक कॉरपोरेशन हो, या कोई भी और पब्लिक अथॉरिटी हो, तो उसमें जो भी ऑफिसर्स रहेंगे उनसे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट अगर होगा, क्योंकि नाम ही है ना एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनकी बात हो रही है. ठीक है, तो उनसे रिलेटेड कोई भी जो मामला रहेगा वो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के पास. Parliament can take out adjudication of disputes relating to service matters from civil courts and high courts and place it before the administrative tribunals. तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है कि जैसे सर्विस मैटर्स जो रहेंगे, ठीक है, सिविल कोर्ट से या हाई कोर्ट से कोई भी ऐसा मामला रहा तो उसको वो वहाँ से हटा के ट्राइब्यूनल के पास भी डाल सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि ये मामले कोर्ट सी को करने वो ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे. फिर पार्लियामेंट ने क्या करा, एक एक्ट पास करा 1985 में, द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट. वहाँ पे क्या हुआ कि ये पावर दी गई, ये अथॉरिटी दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट को टू इस्टेब्लिश वन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जिसको हम कैट बोलते हैं. ठीक है, CAT, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, एंड ऑल्सो द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, ताकि जो भी एग्रीव्ड पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको पता होगी हमें कहाँ अप्रोच करना है, सो दे कैन अप्रोच द ट्राइब्यूनल. ठीक है, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल क्या है ये देखते हैं. नाउ सबसे पहले तो आपको पता ही है दैट इट गॉट स्टैब्लिश्ड बिकॉज ऑफ दिस 1985 का एक्ट. ठीक है, इसका प्रिंसिपल बेंच यानी मेन जो ऑफिस रहेगा वो दिल्ली में है, एंड देन एडिशनल ब्रांचेज आर देयर इन डिफरेंट स्टेट्स ऑल्सो, क्योंकि जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं आपको पता है तो वो तो सेंटर स्टेट दोनों के लिए काम होते हैं ना, तो वहाँ पर भी ऑफिस हैं. कुछ 17 रेगुलर इनके बेंचेस हैं, जिसमें 15 प्रिंसिपल हाई कोर्ट सीट्स हैं, मतलब जो उस स्टेट का हाई कोर्ट होगा उसकी जो सीट है वहीं पर है, एंड कुछ 2 हैं जो बाहर में भी हैं, जैसे जयपुर और लखनऊ में. तो इसकी पूरी की पूरी लिस्ट है जो हमें से याद नहीं करनी है, इसलिए मैंने उसको बस रेफरेंस दे दिया है ये या. ठीक है, नेम एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द बेंचेस ऑफ द कैट. प्रिंसिपल बेंच दिल्ली हो गया, और ये बाकी सारा है, जैसे कोर्ट्स का होता था ना, तो अपना देख लीजिएगा कि किसका कौन सा है, मतलब इतना इसमें लोड नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है. चलिए, द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन lies with these tribunals with respect to recruitment and all service matters of the public servants
so it got covered or it gets covered under this. तो जो भी रिक्रूटमेंट का मामला होगा, मतलब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है कि ये लोग सीधे इनके पास आ सकते हैं. अच्छा, जुरिस्डिक्शन और किन किन सर्विसेज में है? ऑल इंडिया सर्विसेज में है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज में है, सिविल पोस्ट्स में है, अंडर द सेंट्रल एंड द सिविलियन एम्प्लॉयज़ ऑफ डिफेंस सर्विसेज. ये सारा कुछ इसमें कवर होता है. अच्छा, कुछ चीज़ें जो नहीं कवर होती हैं इनके जुरिस्डिक्शन में, द मेंबर्स ऑफ द डिफेंस फोर्सेज, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट. इनका अगर कोई डिस्प्यूट है, इनका कोई ग्रीवेंस है, वो इनके जुरिस्डिक्शन में नहीं काउंट होगा. जिनका काउंट होगा वो अलग से दिया हुआ है. ठीक है. इट इज़ अ मल्टी मेंबर बॉडी जिसमें एक चेयरमैन होंगे और कुछ मेंबर्स होंगे. सो 1 चेयरमैन, ये 2019 के हिसाब से डेटा है, कोई वाइस चेयरमैन का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर. 65 मेंबर्स एंड द मेंबर्स विल बी बोथ फ्रॉम द जुडिशियल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम्स. जुडिशियल इसलिए बिकॉज दे आर डूइंग द वर्क ऑफ जुडिशरी काइंड ऑफ, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इसलिए बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, सो दे आर डीलिंग विद द पब्लिक सर्वेंट्स. ठीक है. Now these people of the tribunal, the members and the chairman, are to be appointed by the president. टेन्योर है या तो 5 ईयर का टर्म करेंगे, और अगर एज वाइज है, मतलब 5 ईयर का तो टर्म है ही, बट अगर एज वाइज हम देखेंगे तो इफ़ देयर इज़ चेयरमैन तो उनका 65 ईयर्स होना चाहिए और बाकी मेंबर्स का 62 ईयर्स. और ये 5 ईयर टर्म या एज में जो भी पहले हो जाए अर्लियर वाला वो काउंट होता है. ठीक है. अपॉइंटमेंट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ अ हाई पावर्ड सिलेक्शन कमिटी. तो जो रिकमेंडेशन जाएगा ना कि किसको अपॉइंट करना है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट है, लेकिन एक कमिटी है जो कि रिकमेंड करेगी. तो वो कमिटी में भी कौन कौन से लोग हैं वो देखना होगा. नाउ दिस हाई पावर्ड सिलेक्शन कमिटी इज़ चेयर्ड बाय अ सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज, जो ऑलरेडी अभी हैं, रिटायर्ड नहीं है, सिटिंग है. ठीक है. हु इज़ नॉमिनेटेड बाय CJI. तो CJI जिनको नॉमिनेट करेंगे, कोई भी सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट के, उनको बोला जाएगा चेयर करने के लिए उस सिलेक्शन कमेटी को. फिर उस सिलेक्शन कमेटी द्वारा डिसाइड किया जाएगा कोई नाम और बनाया जाएगा ट्राइब्यूनल का चेयरमैन. ठीक है. एंड द अपॉइंटमेंट इज़ मेड विद अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी. हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं. अच्छा, नाउ दिस कैट इज़ नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेट डाउन इन द CPC के प्रोसीजर के हिसाब से ये नहीं चलेंगे, ये भी चलेंगे नेचुरल जस्टिस के हिसाब से, जिस पे हम बात कर चुके हैं. एप्लीकेंट को 50 रुपये का फ़ी देना होगा टू अपीयर ईदर इन पर्सन और थ्रू अ लॉयर. ओरिजिनली द अपील्स विल हैपन अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ कैट विच कुड बी मेड ओनली इन सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट इन हाई कोर्ट. नाउ अंडरस्टैंड दिस. अब हर लेवल पे हमें ये तो इंश्योर करना है ना दैट इफ़ दैट अथॉरिटी इज़ गिविंग एनी जस्टिस और एनी डिसीजन और समथिंग, एंड इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, वी नीड टू हैव एन अपील अगेंस्ट दैट ऑर्डर. तो अगर कैट का कोई ऑर्डर आ रहा है और उसके अगेंस्ट में हमको अपील करना है, तो पहले क्या होता था, ओरिजिनली क्या होता था, दैट अपील कुड हैपन ओनली इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट हाई कोर्ट. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में क्या कहा, दैट जुडिशियल रिव्यू इज़ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है. So appeals against order of the court shall be before the division bench of concerned high court. मतलब हाई कोर्ट को रोकने का कोई पॉइंट नहीं है ना, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू का पावर हाई कोर्ट के भी पास है. एंड जुडिशियल रिव्यू इज़ अ बेसिक फीचर, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो उसको हम ऑल्टर भी नहीं कर सकते. विच ऑल्सो मीन्स दैट नाउ अब क्या है, और फिर पेंडेंसी भी तो घटानी है. हर चीज़ सुप्रीम कोर्ट के पास पहुँच जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा. तो फिर उन्होंने यही बात कही कि अब पहले आप अपने हाई कोर्ट के पास जाएंगे, जो भी आपका एरिया का कंसर्न हाई कोर्ट होगा, and you cannot go to the Supreme Court directly. You can go in further cases if you want to, but not directly. First you go to the High Court, see if needed चीज़ें सेटल हो रही हैं कि नहीं, and then आगे. ये तो हो गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल. We also have got the establishment of the State Administrative Tribunal, है ना, हमने यहाँ पे बात की थी इस एक्ट के थ्रू. स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स में क्या है, दे कैन बी स्टैब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. प्लीज़ नोट दैट दे विल नॉट बी स्टैब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस्टेब्लिश करेगी वाया दिस एक्ट ऑन स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट अगर रिक्वेस्ट करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा बना देगी. ठीक है. 9 स्टेट्स में सेटअप हुआ था 2019 में, बाद में कुछ जगह अबॉलिश हो गया. ठीक है. ये क्रॉस का सिंबल जो है वो, तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो आंध्र प्रदेश में HP यानी हिमाचल प्रदेश में, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और केरला. ठीक है. और उसके पहले भी हुआ था जैसे MP और तमिलनाडु में भी, पर बाद में अबॉलिश हो गया. खैर वो दैट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. आप हाई कोर्ट्स को लेके बस याद रखिएगा स्टेट्स का, एंड देन ऑल्सो जहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है कुछ स्टेट्स में, वो याद रखिएगा. ये ट्राइब्यूनल का तो यू कैन स्टिल इग्नोर.
Now these state administrative tribunals, the SATs, have the original jurisdiction with respect to recruitment and all the services matters. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के, क्योंकि जो भी ऑल इंडिया और सेंट्रल वाले मैटर्स हैं आपको दिख रहा होगा वो सब तो कैट के पास जाएंगे, तो जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के मैटर्स हैं वो सैट के पास जाएंगे. ठीक है. And it will also have a chairperson and certain members who will be appointed by the president after consultation with governor. जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे थे तो एक हाई पावर्ड सिलेक्शन कमिटी के बेसिस पे कर रहे थे और फिर उस कमिटी में भी हमारे पास लोग थे, लेकिन यहाँ पर गवर्नर के कंसल्टेशन से. द एक्ट ऑल्सो tries to set up or has the provision of setting up of joint administrative tribunal for 2 or more than 2 states अगर ज़रूरत पड़े तो. ठीक है. तो इस जैट में भी joint administrative tribunals में भी चेयरपर्सन और मेंबर्स होंगे who will be appointed by president after consultation with the governor, जो स्टेट इन्वॉल्व होंगे उनके गवर्नर के, and will exercise all the jurisdiction and powers exercisable by the SAT. ठीक है, सिंपल है. ये तो हो गया 323A आर्टिकल विच इज़ डीलिंग विद द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, जिसके अंडर में हमने सेंट्रल और स्टेट दोनों के ट्राइब्यूनल्स देखे. अब बात होती है कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का तो मामला है नहीं जिसमें ट्राइब्यूनल की ज़रूरत है ना, बहुत सारे अलग मैटर्स होंगे. सो 323B की बात होती है ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स. अब इसमें इन दोनों का क्या रोल है ये हम देखते हैं. प्लीज़ नोट हियर, जब हमने बात की थी इसकी, so the parliament passed the act and parliament administrative tribunal establish कर सकता है. ठीक है. तो यहाँ पे भी रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का था, चाहे वो स्कैट हो या सैट हो, लेकिन ये जो अदर मैटर्स के ट्राइब्यूनल्स होंगे दैट कैन बी स्टैब्लिश्ड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर बोथ डिपेंडिंग ऑन द मैटर्स दे आर मेकिंग ऑन. अब जैसे इसमें क्या क्या मैटर्स कवर हो सकते हैं, टैक्सेशन का मामला हो गया, फॉरेन एक्सचेंज, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इंडस्ट्रियल मामला, लेबर का मामला, लैंड रिफॉर्म, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस, फूड स्टाफ्स, रेंट एंड टेनेंसी राइट्स एक्सेट्रा. ठीक है, कोई भी ऐसा मामला होगा तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ऐसे ट्राइब्यूनल स्टैब्लिश कर सकती है. सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस इज टू सी द डिस्टिंक्शन, क्योंकि ये सीधे प्रीलिम्स का पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है, टू नो द करेक्ट एंड द इनकरेक्ट, कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एंड द ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स में क्या अंतर है. तो पहला तो अंतर है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ दिया हुआ है. सो दिस इज़ कवर्ड इन आर्टिकल 323A विच इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, एंड फॉर अदर मैटर्स इट इज़ आर्टिकल 323B. सो दिस गोज़ फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्राइब्यूनल्स फॉर पब्लिक सर्विसेज मैटर्स ओनली, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का है तो ओनली पब्लिक सर्विसेज, बट दिस इज़ फॉर द ट्राइब्यूनल्स फॉर सर्टेन अदर मैटर्स ऑल्सो. नाउ दिस established only by the parliament, and this can be established both by parliament and state legislature with respect to the matters falling within their legislative competence. जिस पर वो लॉ बना सकते हैं उस तरह के मैटर्स पे वो ट्राइब्यूनल भी बना सकते हैं. Here only one tribunal will be there for center and one for each state or for more than 2 or more states, लेकिन एक ही रहेगा. सो देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ हिरार्की ऑफ ट्राइब्यूनल्स, मतलब सेंटर का एक मामला सेंटर का है, स्टेट का मामला स्टेट का है, फिर मल्टीपल स्टेट्स हैं तो उनका मामला मल्टीपल स्टेट्स का है, लेकिन कोई हिरार्की नहीं हो सकती ना, क्योंकि एक ही है. लेकिन यहाँ पे इफ़ नीडेड अ हिरार्की कैन बी क्रिएटेड इफ़ नीडेड. ठीक है. एंड द जुडिशियल रेमेडीज़ आर अवेलेबल अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ दीज ट्राइब्यूनल्स. मतलब ट्राइब्यूनल्स का जो ऑर्डर है ऐसा नहीं है कि वो ही कहते हैं ना फाइनल जजमेंट हो गया, अगर आपको रेमेडी चाहिए तो अवेलेबल है, क्योंकि हमने देखा भी था कि कोर्ट्स के पास जो है वो जाया जा सकता है. ठीक है. तो रेमेडीज़ हमारे पास अवेलेबल है. ये फाइनल था रिलेटेड टू द ट्राइब्यूनल. अगर मैं आपको बुक का जल्दी से वो दिखा दूँ, सो यू आर सीइंग द इंट्रोडक्शन वी हैव डन एडमिनिस्ट्रेटिव का, फिर उसमें कैट और सैट हमने कर लिया. इसी को समराइज़ करके मैंने आपको नोट्स में दे दिया. यू कैन जस्ट मैच एनीथिंग, नथिंग इज़ मिसिंग, लाइक नॉट अ सिंगल लाइन. जस्ट दैट कि नोट्स फॉर्मेट में उसको रीड करना आसान होता है, समझाना भी आसान होता है. एक लाइन पढ़ के समझाना थोड़ा सा टफ है. दैट इज़ इट. एंड देन यू हैव द ट्राइब्यूनल फॉर द अदर मैटर्स, एंड देन दीज आर द डिस्टिंक्शन बिटवीन द 323A एंड 23B आर्टिकल्स. बाकी तो ये सीट्स हैं और ये भी सीट्स की बात हो रही है, ये आर्टिकल्स हैं. ठीक है. तो एक छोटा सा चैप्टर था, हमने ख़त्म कर लिया. सो विद दिस वी आर ऑल्सो डन विद दी चैप्टर ऑन ट्राइब्यूनल्स, और हमने जुडिशरी का एक मेजर एस्पेक्ट ख़त्म कर लिया है. छोटे छोटे टॉपिक्स जो मैंने आपको बोले थे उसको हम जल्दी से अगर ज़रूरत लगी तो डिस्कस कर लेंगे अगले वीडियो में, और फिर हम आगे बढ़ेंगे. ओके.
सी यू गाइस देन, टेक केयर, बाय बाय।